दक्षिणी दिल्ली लोकसभा के चुनावी कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर अपनी बात रखने से पहले बहुजन समाज में जन्मे संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक और जन्मदाता वामसेव TS4 के संस्थापक मानवर श्री कांसीराम साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आबादी के हिसाब से इस देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की चार बार लोकप्रिय, न्यायप्रिय, जनप्रिय मुख्यमंत्री रही, संसद की शेरनी परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श और प्रेरणा स्रोत मानते हुए उन्हें अपने हृदय की गहराइयों से कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझ जैसे एक साधारण से कार्यकर्ता को न सिर्फ देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश के उच्च सदन में भेजने का काम किया, बल्कि भारत के सर्वोच्च सदन राज्यसभा में बोलने और बैठने का अवसर प्रदान किया। आज इस उद्घाटन अवसर पर हमारे साथ मंचासीन हमारे दिल्ली प्रदेश के स्टेट कोऑर्डिनेटर भाई एडवोकेट सुजीत सम्राट जी, बहुजन समाज पार्टी के बहुत ही ईमानदार और जुझारू प्रदेश अध्यक्ष भाई लक्ष्मण सिंह जी, पार्टी के हमारे अधिकृत प्रत्याशी भाई अब्दुल वासिद जी, उनके धर्मपत्नी जी, उनके सुपुत्र जी, हमारी जिला अध्यक्ष भाई गीता जी, आज जिला अध्यक्ष आज़ाद जी, हमारे प्रभारी भाई नरेंद्र पाल जी, हमारी स्टेट की पदाधिकारी, स्टेट के एग्जीक्यूटिव मेंबर और संचालन कर रही राजेश जी, हमारे सामने बहुत ही सीनियर साथी बैठे ईश्वरी श्याम जी हैं और सभी साथी, आप सबका मैं अपने हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। साथियों, मेरे पूर्व के दोनों वक्ताओं ने काफ़ी कुछ विस्तार से बताने का काम किया। मैं चंद मिनटों का समय आपके लोगों का लूँगा। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि चुनाव अपनी पराकाष्ठा पर है। सारे प्रत्याशी, सारी राजनीतिक पार्टियां अपने सभी हथकंडे अपनाने के लिए साथियों तैयार बैठे और अपनाने का काम कर रहे हैं। और जैसा कि राजेश जी ने इस लोकसभा के दो प्रत्याशियों के बारे में बताने का काम भी किया, मैं आप लोगों से सिर्फ यही बताना चाहता हूं कि ये चुनाव न सिर्फ बहुजन समाज पार्टी बल्कि फुले साहू अम्बेडकर के इस महत्वपूर्ण आंदोलन के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, पहले से एक बार नहीं, सैकड़ों बार, हजारों बार आपने ये सुना होगा कि हमें भारत के संविधान में बराबर का वोट का अधिकार हमारे मसीहा बाबा साहब ने अपने परिवार की कुर्बानी देकर के देने का काम किया। लेकिन क्या हमने आज़ादी के 75 वर्षों में 1952 के पहले आम चुनाव से लेकर के और पिछले आम चुनाव तक, चाहे वो विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो या फिर LCD का हो, क्या हमने ईमानदारी के साथ अपने वोट का इस्तेमाल करने का काम किया? हमें इस बात को जरूर सोचना चाहिए इस चुनाव में वोट डालने से पहले। और क्यों सोचना चाहिए? वो इसलिए सोचना चाहिए कि इस देश में तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं और उन्होंने दो तरह के गठबंधन बनाने का काम किया। एक तरफ NDA है जिसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिसकी विचारधारा सबको पता है कि नागपुर से संचालित होती है, संघ की विचारधारा के लोग हैं। वो ना बाबा साहब के संविधान में भरोसा करते हैं और ना ही भारत की संस्कृति को बहुत अच्छे तरीके से वो अपने अतीत के इतिहास का गौरवगान तो करते हैं, लेकिन किसके गौरवगान करते हैं? वो सम्राट अशोक के सपनों के भारत का या सम्राट अशोक के भारत का गौरवगान नहीं करते हैं, वो इस देश के आर्यावर्त का गौरवगान करते हैं। तो एक विचारधारा वो उनके नेतृत्व में गठबंधन चल रहा है, दूसरी विचारधारा उसमें है जो अपने आप को इस देश की सबसे पुरानी पार्टी कहती है, यानी कि कांग्रेस के नेतृत्व वाला इंडी गठबंधन है। और ये साथियों, दोनों गठबंधन का उद्देश्य सिर्फ एक है। वो उद्देश्य है बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन जी के द्वारा इस देश की 85 से 90% आबादी के, उनकी आवाम के, उनकी जातियों के साथ, उन संप्रदायों के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ने का है। केवल बहुजन समाज पार्टी इस देश में अकेले अपने दम पर 85 से 90% आबादी के लिए, उसमें SC के हैं, ST के हैं, OBC के हैं, रिलीजियस माइनॉरिटी के हैं, जिसमें सबसे बड़ी रिलीजियस माइनॉरिटी है कौन सी? मुस्लिम समाज है।
बुद्धिस्ट हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, इनके साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ने का काम कर रही है। इनके साथ गठबंधन करने का मतलब है वो भारत में क्या चाहते हैं ये कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है, मैं साथियों भारतीय जनता पार्टी से शुरू करता हूं। भारतीय जनता पार्टी देश में कि केंद्र सरकार में है और देश के तमाम प्रदेशों में सत्ता शासन पे आरूढ़ है साथियों। वो कहती है कि हम वन नेशन वन इलेक्शन चाहते हैं, वन नेशन वन टैक्स चाहते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत चाहते हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या भारत में वन नेशन वन एजुकेशन के बिना ये देश एक भारत श्रेष्ठ भारत बन सकता है? जब तक इस देश में वन नेशन वन एजुकेशन नहीं होगा तब तक आपका देश एक भारत श्रेष्ठ भारत नहीं बन सकता है। वन नेशन वन इलेक्शन का सपना पूरा नहीं हो सकता है जब तक हमारा समाज, हमारे लोग एजुकेटेड नहीं होंगे, तब तक कैसे बन सकता है? बहुजन समाज पार्टी चाहती है कि इस देश में वन नेशन वन एजुकेशन का सिद्धांत लागू, यानी हर व्यक्ति को बराबर का, एक तरफ बिरला का स्कूल, एक तरफ गोयनका का स्कूल, एक तरफ तमाम तरह के उद्योगपतियों पूंजीपतियों के स्कूल हैं और एक तरफ टाट पट्टी पे पढ़ने वाला हमारा विद्यार्थी, वो साथियों उसका उस स्कूल में पढ़ने वाला। साथियों इस प्रदेश के एक जो पार्टी है वो पार्टी कहती है हमने दुनिया की सबसे अच्छी शिक्षा व्यवस्था दिल्ली में देने का काम किया। साथियों एक भी नया स्कूल बनाने का काम किया, एक भी नया स्कूल बनाने का काम किया। उन्हीं स्कूलों में उन्होंने रंग रोगन करके उसमें एक दो कमरे बना दिए और कह दिया हमने सब अच्छी व्यवस्था कर दी। क्या वो वन नेशन वन एजुकेशन की बात करते हैं? वो क्यों नहीं इस प्रदेश के, अगर वो सही माने में इस प्रदेश में एजुकेशन की सही एजुकेशन की बात करते हैं। लेकिन साथियों मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि इस देश में कांग्रेस के नेतृत्व वाली इंडी गठबंधन हो चाहे बीजेपी के नेतृत्व वाला साथियों एनडीए गठबंधन हो, ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के पूरक है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि लंबे समय तक कांग्रेस का शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी से जब जनता ऊब जाती है, जनता उनसे परेशान हो जाती है, तो साथियों नागपुर संघ के लोग क्या प्रचार करना शुरू कर देते हैं, भाई कांग्रेस बहुत भ्रष्ट है। कांग्रेस, आपको याद होगा रामलीला मैदान का आंदोलन, कांग्रेस को 2014 के याद हो, 12-13 से जो आंदोलन शुरू हुआ था याद होगा आप लोगों को, क्या कह के कहा था? भ्रष्ट है, क्या के भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन। किस की बात की थी कि लोकायुक्त बनेगा, लोकपाल का विधेयक बनेगा, राज्यों में लोकपाल बनेगा, केंद्र में लोकपाल बनेगा। बना साथियों? बना नहीं बना साथियों। जो लोग भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए उन्होंने उस आंदोलन से निकल के पार्टी बनाई, वो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। वो कहावत है ना, शायद किसी का बहुत मशहूर सा शेर है कि बंद कराने आए थे तवायफों के कोठे, हैं सिक्कों की खनक देख के खुद ही मुजरा कर बैठे। तो ये सिक्कों की खनक देख के खुद ही मुजरा कर रहे साथी। तो इनके मंत्री जेल में है, इनका मुख्यमंत्री जेल गया और ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार हम अपराध खत्म करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। कैसे करेंगे साथियों? ये लोग साथियों सिर्फ और सिर्फ एक गठबंधन चाहता है। इन दोनों गठबंधनों की एक नियत है कि बहुजन समाज पार्टी जो फुले साहू अम्बेडकर की विचारा पे इस देश में समता मूलक समाज स्थापित करना चाहती है, बाबा साहब के संविधान को सही हकीकत में लागू करना चाहती, उसको रोकने का प्रयास इन दोनों गठबंधनों को है। ये उत्तर प्रदेश भी है साथियों, इतिहास इस बात का साक्षी है कि उत्तर प्रदेश में जब जब समाजवादी पार्टी मजबूत होती है, भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती है, और जब जब बहुजन समाज पार्टी मजबूत होती है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों कमजोर होती है साथियों। इतिहास इस बात का साक्षी है। वही हाल दिल्ली का है साथियों। जब बीएसपी यहाँ पर 14%, 13% ज्यादा वोट, 14.4% वोट लाती थी, तो साथियों कांग्रेस कमजोर होती थी, बीजेपी कमजोर होती थी। और जैसे ही साथियों इन्होंने बीजेपी का और कांग्रेस का नया वर्जन शुरू किया, आम आदमी पार्टी, हमारा वोट कहां शिफ्ट हो गया साथियों? उस आम आदमी पार्टी। वो साथियों बीजेपी और कांग्रेस के दोनों का नया वर्जन है। हमें इस बात का प्रचार प्रसार करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा लोगों को। हमें ये नहीं सोचना पड़ेगा कि वो बीजेपी कांग्रेस को झाड़ू लगाने के लिए आया है। वो साथियों झाड़ू आपके वोट को लगाने के लिए आया है। इसलिए हमें झाड़ू से भी सावधान रहने की जरूरत है, हर हाल में सावधान रहने की जरूरत है साथियों। बहुजन समाज पार्टी का इतिहास इस बात, इन पार्टियों को वोट नहीं देना और बीएसपी को वोट क्यों देना जरूरी है, ये मैं संक्षिप्त में आपको बताना चाहता हूँ, जिसको आपको एक एक मतदाता तक जाकर के बताना पड़ेगा। हमारे साथी ने कहा हमें क्वांटिटी की नहीं क्वालिटी की जरूरत है। तो आप क्वांटिटी के नहीं क्वालिटी के श्रोता हैं, वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं,
आपको एक एक को साथियों, ये 10-12 दिन जो बचे हैं, इसमें रात दिन मेहनत करके हमें एक एक मतदाता को जो जहां पर है उस स्तर पर मेहनत करके बताना पड़ेगा कि अगर बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में 1-2 बार नहीं 4 बार सरकार बनी, अगर पहली बार 4.5 महीने की बनी, सभी दलों के सहयोग से बनी, जितना कर सकती थी उतना बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश में करने का काम किया। बताइए जाके मुस्लिम समाज को, इन कांग्रेस के चक्कर में मत बचो, इन आम आदमी पार्टी के चक्कर मत बचो कि बीजेपी को रोकने के लिए भाई कांग्रेस को वोट दे दो या आम आदमी पार्टी दे दो। ये बीजेपी को रोकने का नाटक है इनका। मुझे तो साथियों हास्य, क्या आपको हास्यास्पद नहीं लगता है? कांग्रेस कहती है, आम आदमी पार्टी कहता है, समाजवादी पार्टी कहती है कि हम संविधान को बचाने का काम करेंगे, हम संविधान को बचाने के लिए वोट दो। मैंने तो साथियों लिखा था, संजय सिंह ने अपील की थी कि संविधान को बचाने के लिए वोट करो। मैंने उनसे पूछा था, मैंने ट्वीट के माध्यम से उनसे, एक्स के माध्यम से पूछा, मैंने फेसबुक से पूछा कि संजय सिंह किसको वोट देने की वकालत कर रहे हैं? उस भारतीय जनता, उस कांग्रेस पार्टी को जिसने सबसे ज्यादा शासन करने के बाद भी कांग्रेस बाबा साहब के साथ न्याय करने का काम नहीं किया। केवल बाबा साहब की तस्वीर दफ्तर में लगाने से बाबा साहब के साथ न्याय नहीं हो सकता है। बाबा साहब के साथ न्याय तब हो सकता है जिस संविधान को बाबा साहब ने अपने बच्चों की कुर्बानी देकर के लागू करने का काम किया था, बनाने का काम किया था, उस संविधान में दिया गया एक एक शब्द जब हकीकत में लागू होगा तब बाबा साहब के साथ न्याय होगा, तब न्याय होगा। संविधान बचाने की बात हास्यास्पद नहीं लगती है कि वो कांग्रेस पार्टी कह रही, वो समाजवादी पार्टी कह रही, जिस कांग्रेस ने बाबा साहब के साथ, बाबा साहब के परिनिर्माण के बाद तक सम्मान देने का काम नहीं किया। जबकि सच्चाई तो ये थी कि बाबा साहब को जीते जी भारत रत्न देना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने साथियों तब तक संविधान, बाबा साहब को सम्मान देने का काम नहीं किया जब तक बहुजन समाज पार्टी अपने पैरों पे खड़े होकर के 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन करके नहीं ले आई, तब तक इन्होंने बाबा साहब को सम्मान देने का काम नहीं किया। इतिहास साक्षी यही कांग्रेस पार्टी की केंद्र में सरकार होती थी और महाराष्ट्र में सरकार होती थी। महाराष्ट्र के युवाओं ने, महाराष्ट्र के लोगों ने बाबा साहब के नाम से यूनिवर्सिटी बनाने के लिए आह्वान किया था, तो साथियों हमारे लोगों ने अपनी कुर्बानी देने का काम किया, लेकिन मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का नाम बदलने का काम नहीं किया था। लेकिन वही कांग्रेस जब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी 13 मेंबर ऑफ एमएलए जिताती है, 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत के आते हैं, तो वही राजीव गांधी 1989 में बाबा साहब के नाम पर उत्तर प्रदेश में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की नींव डालने का काम करते हैं, क्योंकि वो मास्टर चाबी को उस यूनिवर्सिटी में छिपाने का काम करते हैं। हमारे मसीहा मानवर साहब ने कहा था कि ये यूनिवर्सिटी का उद्घाटन की नींव नहीं डालने आए हैं, ये जो बहुजन समाज पार्टी मास्टर चाबी की तरफ, गुरुकुल्ली की तरफ जो हाथ बढ़ा रही है, उस चाबी को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे लोगों को सावधान रहना चाहिए। इसीलिए मानवर साहब ने कहा था कि हमें चमचों से नहीं उलझना है, हमें चमचों से नहीं उछलना, खासतौर से उन चमचों से जो कांग्रेस में, उन चमचों से जो बाबा साहब की बात करते करते साथियों कांग्रेस में चले गए, पहले बीजेपी में चले गए, फिर कांग्रेस में साथियों चले गए। उन लोगों के लिए 4 लाइनें साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ। उदित राज जैसे लोगों के लिए, तमाम जो आम आदमी पार्टी में दलित समाज के लोग, उनके लिए, जो कांग्रेस में उनके लिए, बीजेपी में उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि कभी गिरते तो कभी गिर के संभलते रहते, कभी गिरते तो कभी गिर के संभलते रहते, बैठे रहने से तो बेहतर था कि चलते रहते। कभी गिरते तो कभी गिर के संभलते रहते, बैठे रहने से तो बेहतर था कि चलते रहते। चल के तुम गैर के कदमों पे कहीं के ना रहे। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी ये आपका भला करने वाली नहीं है। चल के तुम गैर के कदमों पे कहीं के ना रहे, अपने पैरों पे चलते रहते तो चलते रहते, अपने पैरों पे चलते, यानी कि बहुजन समाज पार्टी जिसने आपको रास्ता दिखाया। इसलिए मानवर साहब कहते थे इन चमचों से उलझने की जरूरत है। हिट द हैंड दैट ऑपरेट द चमचा, उन हाथों पे वार करो जो चमचों का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप साथियों चमचों से उलझोगे, एक चमचे को गिरा दोगे, ये साथियों जिनको ऑपरेट करते हैं जो लोग, वो दूसरा चमचा उठा लेंगे, दूसरे के गिरा दोगे तीसरा उठा देंगे। इसलिए उन पे वार मत करो, उन पे वार करो जो चमचे का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि हमें बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी तीनों पार्टियों पे साथियों वार करना है, और वो वार करने का एक ही रास्ता है, आपका वोट का अधिकार। वोट का अधिकार साथियों हमको अच्छी तरीके से पता है। आदरणीय बहन जी उत्तर प्रदेश में सरकार में आए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार जब आई, 4थी बार आई, तीनों बार साथियों सहयोग से आई, तीनों बार जब सहयोग से आई। लेकिन जब साथियों चौथी बार आदरणीय बहन जी जब पूर्ण बहुमत की सरकार, 17 साल के बाद उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और मुख्यमंत्री जब उत्तर प्रदेश की बनी,
तो साथियों आपको याद होगा कि बहन जी ने सत्ता संभालते ही क्या काम किया। वैसे तो 4.5 महीने में ही उन्होंने ऐतिहासिक काम कर दिया था। 4.5 महीने में बहन जी ने मुस्लिम समाज के लोगों को पिछड़ी जात का प्रमाण पत्र देकर के उन्हें साथियों 27% रिजर्वेशन में हिस्सेदारी देने का काम इस देश में किसी ने किया था तो बहन जी ने किया। अगर ये बात आप मुस्लिम समाज को बताओगे जाकर के, तब वो मानेंगे कि नहीं, संविधान बचाने का काम कौन कर सकता है, बहन जी कर सकते हैं। केवल बातों से नहीं होता। कांग्रेस पार्टी संविधान बचाएगी, जिसने संविधान को कभी लागू करने का ही काम नहीं किया। आम आदमी पार्टी संविधान बचाएगी। साथियों आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे की पूरक है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे की पूरक है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बीजेपी एक दूसरे की पूरक है, और राज्यों में अलग अलग पार्टियां एक दूसरे की पूरक हैं। क्योंकि साथियों इनके एक दूसरे के मजबूत होने से साथियों बीजेपी और एक दूसरे मजबूत होती है। उन्हें साथियों दिल्ली नहीं चाहिए, केंद्र चाहिए। तो साथियों 7 की 7 67 सीटें, 70 सीटों में से 63-64 सीटें आम आदमी पार्टी जीतती है। लेकिन जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो 7 भाजपा जीतती है। क्या सब तमाशा है? सबको नहीं पता क्या हो रहा। वो कहते ठीक है दिल्ली छोटा उत्तर प्रदेश है, तुम राज करो, केंद्र में हम राज करें। ये पूरा एक दूसरे के, ये साथियों एक दूसरे को सिर्फ हमारे वोट को गुमराह करने का काम करते हैं। ये संविधान बचाने के, एक साथियों मंदिर की बात करता, दूसरा हनुमान मंदिर की बात करता। वो जेल से जाते हैं, सीधे कहाँ जाते हैं साथ, कहाँ जाते हैं? सब लोगों, ये मुस्लिम समाज को देखना चाहिए, ये मुस्लिम समाज को समझना चाहिए, दलित समाज को समझना चाहिए, एससी के लोगों को समझना चाहिए, ओबीसी के लोगों को समझना चाहिए। कहाँ आपकी बात कर रहे हैं? ये साथियों सिर्फ और सिर्फ किताबों में बात कर रहे हैं, बातों में बात कर रहे हैं, सिर्फ अपने भाषणों में आपका नाम ले रहे हैं। बाबा साहब को साथियों बाबा साहब का फोटो लगाने से होगा? बाबा साहब को लागू करने। इतिहास इस बात का साक्षी है कि बाबा साहब के संविधान को साथियों ये सब लोग जानते हैं। 1952 के पहले आम चुनाव के बाद से लेके ये वर्तमान चुनाव था, सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। कोई संकल्प पत्र के नाम से, कोई किसी पत्र के नाम से, कभी किसी पत्र के नाम से, कभी किसी बात से करते हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक जन्मदाता मानव कांशीराम साहब ने बीएसपी बनाने के साथ कभी भी अपना घोषणा पत्र जारी नहीं किया। क्यों? कि घोषणा पत्र छूटे होते हैं। लेकिन बहन जी घोषणा पत्र जारी नहीं करती हैं। बहन जी जो करती हैं, पावर में आती तो करके दिखाने का काम करती है, करके दिखाने का काम करती हैं। उत्तर प्रदेश में जब चौथी बार सरकार बनी साथियों, जब बहन जी चौथी बार सरकार चला रही, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बहन जी ने जब चौथी बार सरकार अपने दम पे बनाने का काम किया तो सरकार बनते ही सबसे पहले तो साथियों एससी एसटी के लिए उन्होंने क्या किया? प्रमोशन में रिजर्वेशन लागू करने का काम किया। बैकलॉग के माध्यम से भर्ती शुरू कर दी, एससी की, एसटी की, ओबीसी की, माइनॉरिटी के उन लोगों को जो पिछड़ी जात से ताल्लुक रखते हैं उनकी भर्ती करने का काम। प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन लागू करने का काम, सरकारी ठेकों में रिजर्वेशन लागू करने का काम किया। जो काम बहन जी ने उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार में किया, अगर बहुजन समाज पार्टी केंद्र में सत्ता में हिस्सेदारी करती है तो साथ ही उन सारी चीजों को लागू करने का काम करेगी। चाहे प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन हो, चाहे सरकारी ठेकों में रिजर्वेशन हो, या फिर जो सरकारी जमीनें हैं, जो भूमि है, उनको उनका पट्टा देना हो, आवासीय है उनको आवास देना हो। साथियों उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा प्रदेश था जहां पर शहरों में मानवर कांशीराम साहब योजना के अंतर्गत आदरणीय भाई ने 2 कमरे के पक्के मकान गरीब को देने का काम किया। गरीब की कोई जात नहीं रखी, किसी भी जात का गरीब था, बहन जी ने 2 कमरे के पक्के मकान मानवर कांशीराम साहब योजना के अंतर्गत शहरों में देने का काम किया, और गांव में महामाया आवास योजना के अंतर्गत सर्व समाज के लोगों को देने का काम किया। क्यों? क्योंकि साथियों गरीब तो कोई भी हो सकता है। बहन जी ने गरीब की किसी जात, गरीब को जात नहीं मानी। ये तो नाटक करते हैं साथियों कि जातियां 3 होती हैं, गरीब होता है, फिर वो क्या होता नाटक करते हैं। बहुजन समाज पार्टी उसको इम्प्लीमेंट करती है। साथियों सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हमारे मुस्लिम समाज के लोग जानते होंगे, जो पढ़े लिखे जानते होंगे। साथियों आप लोगों को बताना चाहिए कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर मुस्लिम समाज आज भी पूरे भारत में दलितों से भी पिछड़ा हुआ है। बहुजन समाज पार्टी ने सबसे पहली बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन जी थी, जिन्होंने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने के लिए मनमोहन सिंह की सरकार को 3-3 पत्र लिखने का काम किया। अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार आती है तो साथियों सर्व समाज के लोग, खासतौर से एससी एसटी ओबीसी और रिलीजियस माइनॉरिटी के लिए जो योजनाएं उत्तर प्रदेश में चली थी आदरणीय बहन जी उनको चलाने का काम करेंगे। साथियों इकोनॉमिक सेक्टर के लिए SEZ होते हैं।
SEZ में किसको फायदा होता? जो स्पेशल इकोनॉमिकल जोन होता है उसमें किसको मिलती जमीन है? किसको मिलती है साथियों? सब उन्हीं को मिलती है, उद्योगपतियों को मिलती है। वो हमारी सरकारी जमीनों में फायदा लेते हैं, अपना उद्योग लगाते हैं, और साथियों हमारे लोगों को कोई फायदा नहीं होता। बहन जी ने उत्तर प्रदेश में प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन जारी किया था और SEZ में हमारे लोगों को हिस्सेदारी देने का काम किया। तो SEZ में इसी तरह से साथियों आदरणीय बहन जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि हम उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बैकलॉग के माध्यम से हमने SC ST OBC के भर्ती करने का काम किया, हम केंद्र में सत्ता में आएंगे तो वैसे ही भर्ती करने का काम करेंगे साथियों। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोग ध्यान रखिए इन बातों का साथियों, कि बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो दिल्ली, ये तीनों पार्टियां एक दूसरे को समर्थन करती, एक दूसरे वो दिखावे में साथियों आगे पीछे। मैंने आपको एग्जांपल दिया रामलीला मैदान का, कि रामलीला मैदान में जो हुआ आपको सबको पता कि 10 साल कांग्रेस ने सरकार चलाई थी। आज साथियों आज ये क्या करते घूम रहे हैं कि 10 साल हो गए इनको। अब साथियों इनका प्लान है कि 10 साल के बाद अगर कुछ ऐसा हो तो साथियों कांग्रेस के नेतृत्व वाली इंडिया गठबंधन सत्ता में आ जाए। यानी कि लूटते इन्हीं को रहना है, लूटते देश को लूटते इन्हीं को रहना है। जो लोग साथियों खुद भ्रष्टाचार को बचाने के लिए आए थे, क्या साथियों इन्होंने क्या नारे लगाए थे? बीजेपी ने बहुत हुआ महंगाई पे बार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ नारी पर बार, अब की बार बीजेपी सरकार, हमारी सरकार आएगी तो 15 लाख देंगे, हमारी सरकार आएगी 2 करोड़ रोजगार देंगे, हमारी सरकार आएगी तो सबको पक्का मकान देने 2022 तक हर गरीब को, चाहे वो नाले के किनारे रहता हो, रेलवे पटरी के किनारे रहता हो, पुल के नीचे रहता हो, जो भी जहां रहता हो जिसके छत नहीं होगी उसको 2022 तक सबको मकान देने का काम कर देंगे, पक्का मकान। कहा तो नहीं कहा? दिल्ली में कितने लोगों को मिला? क्या नाली के किनारे रहना बंद हो गया? नाले किनारे रहना बंद हो गया? रेलवे पटरी किनारे रहना बंद हो गया? पुल के नीचे लोगों का रहना बंद हो गया? साथियों पुल के नीचे तो छोड़ दो, खुले आसमान के नीचे डिवाइडर होता साथियों, उस पर भी मैंने सोते लोगों को देखा पूरी रात, उस पर भी लोग सोते गर्मी बरसात में। लेकिन इनके ये केवल दिल्ली की घटना नहीं, पूरे देश में साथियों, मुंबई हो साथियों, चेन्नई हो, बेंगलोर हो, कोलकाता हो, लखनऊ, हर प्रदेश में साथियों। और ये क्या कहते थे? 22 तक। और जो सबसे बड़ी बात कहते थे कि अन्नदाता किसान की हम 2 गुना आय कर देंगे। कितनी कर देंगे? 2 गुना 2022 तक। ये तब बहन जी ने उस समय इनसे लोकसभा राज्यसभा में पूछने का काम किया कि ठीक है भाई 2022 तक आप पक्के मकान सबको दे देंगे, 2 गुना आय कर देंगे, लेकिन ये बताइए कि एक साल में, पहली 1 साल में कितने लोगों को करेंगे? पहले 1 साल में कितनी नौकरियां देंगे? साथियों सरकार के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि इनको देना ही नहीं था। इन्हें तो केवल अब 2047 की बात करते हैं, कहते जैसे 1947 में देश आजाद हुआ था और जब आजादी की हम 100वीं वर्षगांठ 2047 में मनाएंगे तब इस देश को हम 5 ट्रिलियन कितने ट्रिलियन बना देंगे साथियों। और एक कर्ज, बैंकें डूबी जा रही, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड पे साथियों क्या कर रहे हैं? चंदा के नाम पे धंधा करने का काम कर रहे हैं। चंदे के नाम पे धंधा किस तरह से किया आपको सबको पता है। इस देश में कोई पार्टी साथियों दूध की धुली नहीं है, एक्सेप्ट सिवाय वाहिद एक पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, जिसने किसी उद्योगपति से 1 रुपए का चंदा नहीं, किसी पूंजीपति से, किसी धन्ना सेठ से। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन जी ने, बहुजन समाज पार्टी ने किसी भी पूंजीपति, किसी धन्ना सेठ से, किसी उद्योगपति से 1 रुपए का चंदा, ना ही इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से, ना किसी चेक और किसी और के माध्यम से। बहुजन समाज पार्टी अगर चलती है तो आप जैसे कर्मठ कार्यकर्ताओं की खून पसीने की, जो आप अपने बच्चों के पेट काट करके इस बहुजन समाज पार्टी को सींचने का काम करते हैं, बहुजन समाज पार्टी उससे चलाने का काम करते हैं। इसलिए साथियों अगर हमें इस देश में सही माने में संविधान को बचाना है, साथियों याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, याद होगी आप, याद है कि नहीं? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने क्या किया था? क्या किया था? संविधान समीक्षा आयोग बनाने का काम किया। कहाँ थी ये कांग्रेस? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में कांग्रेस तो थी ना, कांग्रेस खत्म तो नहीं हो गई थी, कांग्रेस तो थी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे उस समय। कहाँ गए थे ये? कितना सड़कों पर प्रदर्शन किया पता है हमको? कहाँ गए थे? आम आदमी पार्टी के जो मुखिया आज बनते हैं, कहाँ थे ये? तब भी तो कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे होंगे, कुछ तो कर रहे होंगे। या फिर जो आम आदमी पार्टी में आज बड़े बड़े नेता हैं, ये कहाँ थे?
कहाँ थी कम्युनिस्ट पार्टियां, कहाँ थी समाजवादी पार्टी, कहाँ थे ये लोग? साथियों उस समय भी अगर संविधान समीक्षा आयोग के खिलाफ कोई सड़कों पर उतरने का काम किया था तो मानवर श्री कांसीराम साहब, परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने इस नारे के साथ उतरने का काम किया था कि संविधान के सम्मान में बीएसपी मैदान, संविधान के सम्मान में बीएसपी मैदान में। ये साथियों जब संविधान को हाथ में लेकर के नाटक करते हैं और राहुल गांधी चौपतिया से लेकर के संविधान दिखाने का काम करते नहीं, अरे संविधान इतना बड़ा है साथियों, वो चौपतिया दिखाने का काम करते, मेरे हाथ में संविधान की किताब है। अरे इस संविधान को तो तुम्हारे बाप दादा लोगों ने संविधान में दी गई एक लाइन को भी ठीक से लागू करने का काम किया है। अरे एक लाइन को भी ठीक से लागू किया होता तो आज ये नौबत क्यों आती? तुम्हें क्यों सड़कों में मारा मारा घूमना पड़ रहा है? क्योंकि तुम्हारे बाप दादाओं ने भूल की थी, उन्होंने भूल की थी। और आप क्या करेंगे? आप केवल नाटक करेंगे। वो संविधान ये बचाएंगे साथियों जिस संविधान को उन्होंने, ये संविधान समाजवादी पार्टी बचाएगी जिस संविधान में दिए गए आर्टिकल 340 के माध्यम से या 3 से जो आयोग बना था, कमीशन बना था, उसको लागू कराने के लिए कमीशन आंदोलन नहीं किया। ये बचाएंगे जिन्होंने पहले तो अपने उत्तर प्रदेश में सत्ता में आते ही प्रमोशन रिजर्वेशन को खत्म करने का काम किया, डिमोशन करने का काम किया, और उसके बाद जब बहन जी ने राज्यसभा से बिल पास करा दिया और लोकसभा में प्रमोशन रिजर्वेशन आया तो समाजवादी पार्टी, इसी समाजवादी, यही अखिलेश यादव उस समय मुख्यमंत्री थे, इनके ही सांसदों ने बिल को फाड़ने का काम किया। तो ये कहते हम संविधान बचाएंगे, ये संविधान बचाएंगे। साथियों शर्म नहीं आती इन लोगों, कहते संविधान के नाम पे वोट दो। इन्हें शर्म आना चाहिए जिन्होंने संविधान को कुचलने, पल पल कुचलने का काम किया। उसी संविधान के तहत भारत में संविधान के आरक्षण की शुरुआत करने वाले बाबा साहब ने जिनसे प्रेरणा लेने का काम किया, फुले साहब अम्बेडकर, उन्हीं के नाम पे यूनिवर्सिटियां थी, उन्हीं के नाम पे जिले थे। इनको बदलने का काम किसने किया था? इसी समाजवादी पार्टी ने किया था। और आज समाजवादी पार्टी वहां से संदेश भेज रही कि भाई दिल्ली के मुसलमान, दिल्ली के हमारे समाज के लोग किसको वोट दे? आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस के प्रत्याशियों को वोट देने का काम करें। ये कहते हैं जिन्होंने संविधान को बचाने के लिए, संविधान के नाम पर। साथियों संविधान को न खत्म करने की, न संविधान को बदलने की किसी के बाप में ताकत नहीं है। साथियों इस देश का 85 से 90% बहुजन समाज जिस दिन संविधान पे कोई आंच आएगी, साथियों सड़कों पर उतर करके इनकी सरकार का तख्ता पलट देने का काम करेगा। और पहले तो साथियों इस संविधान को बचाने के लिए साथियों संसद की शेरनी, इस देश की नहीं, साथियों दुनिया की 8 शक्तिशाली महिलाओं में गिनी जाने वाली आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का नेतृत्व इस देश के बहुजन समाज को देने के लिए है। इनकी औकात नहीं है कि संविधान की एक लाइन को भी बदलने का काम कर पाए। संविधान की जो प्रस्तावना है उसका एक लाइन तो बदल नहीं पाएंगे, जो उसका मूल उद्देश्य है उसको तो बदल नहीं पाएंगे। ये पूरे संविधान की बात करते हैं, ये सिर्फ और साथियों गुमराह करने का काम कर। वो जानते हैं कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आक्रोश है, वो जानते हैं कि इस आक्रोश का फायदा कहीं बहुजन समाज पार्टी को न मिल जाए, इसलिए संविधान के नाम पे वो जानते हैं कि बाबा साहब के नाम पे जब केवल जय भीम पिक्चर का नाम रख देते वो हिट हो जाती है, तो बाबा साहब का नाम काफी है, तो बाबा साहब के संविधान की दुहाई देकर के वोट लेना चाहिए। इसलिए साथियों बहुत सतर्क हो जाइए। हमें अपने वोट को, बाबा साहब ने अपने बच्चों की कुर्बानी दे करके, अपने बेटे की लाश को छोड़ करके लंदन जाकर के हमें संविधान बनाने की ताकत लेकर के आए थे। साथियों जो हमें भारत के संविधान में वोट का अधिकार मिला है, हमें जो भारत के संविधान में आरक्षण मिला है, ये साथियों आसानी किसी भाग्य भगवान की देन नहीं है, ये हमारे मसीहा बाबा साहब के अपने बच्चों की कुर्बानी की देन है। साथियों उस कुर्बानी को ध्यान में रखिए। इनके जो साथियों मनुवादी विचारधारा पे चलने वाली राजनीतिक पार्टियां, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी हो, वो कहती है हमारे सपनों में कृष्ण आते हैं, वो कहते हमारे सपनों में बजरंगबली आते हैं, तो कोई कहता हमारे सपनों में राम आते हैं। अरे साथियों हमारे सपनों में तो बाबा साहब आते हैं जिनकी बदौलत हमको मान सम्मान सम्मान से जीने का अधिकार मिला। इसलिए साथियों मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, गुजारिश है कि आपको संविधान की सौगंध खा करके आप लोग जाइए कि आगे के आने वाले चुनाव के जितने दिन बचे, जहां पे जो होंगे नाते रिश्तेदार यार दोस्त, एक एक वोट साथियों आपको जगाने का काम करना है कि हाथी के सामने वाला बटन दबा करके दक्षिणी दिल्ली से भाई अब्दुल वासिद भाई को, बाकी जो लोकसभा हैं उनमें भी जो प्रत्याशी चुनाव लड़े उनको बताइए हाथी के सामने वाला बटन दबा करके उन्हें जिताने का काम करें। नहीं तो साथियों
ये नाटक करने का काम करने वालों से हमें सतर्क रहने की जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको और समय नहीं लूंगा। जय भीम, जय भारत, जय भोजन।